नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास केस के बारे में जिसका नाम है गोपाल कृष्ण बनाम दौलत राम। यह केस सुप्रीम कोर्ट का है और इसकी जजमेंट 2 जनवरी 2025 को आई है। तो चलिए इसे पूरी तरह समझते हैं। बिल्कुल। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं इस केस की कहानी और इसके कानूनी पहलुओं की। एक केस की कहानी, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। तो इस केस की कहानी कुछ इस तरह है। सांझी राम नाम के एक व्यक्ति थे जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के उमरपुरा गांव में रहते थे। उनके पास 1.25 हिस्से की जमीन थी। खास बात ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी और वे अपने भतीजे गोपाल कृष्ण के साथ रहते थे। 7 नवंबर 2005 को सांझी राम ने अपनी जमीन का मालिकाना हक एक वसीयत विल के जरिए अपने भतीजे गोपाल कृष्ण को दे दिया। अगले ही दिन यानी 8 नवंबर 2005 को सांझी राम का निधन हो गया। इसके बाद गोपाल कृष्ण ने उस जमीन को अपने बेटों के नाम ट्रांसफर कर दिया और बाद में इसे बेच दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि सांझी राम के कुछ दूर के रिश्तेदार यानी दौलत राम और अन्य लोगों ने इस वसीयत को नकली और फर्जी बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि ये वसीयत झूठी है और जमीन उनके हिस्से की होनी चाहिए। उन्होंने 2006 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया। दौर इस केस में लगे आरोप और सेक्शन, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। अब इस केस में मुख्य विवाद वसीयत की वैधता पर था। कानूनन वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63C के तहत बनना और प्रमाणित होना चाहिए। तो सवाल ये था कि क्या वसीयत के गवाहों ने इसे सही तरीके से देखा और प्रमाणित किया, और क्या वसीयत बनाने की प्रक्रिया में सभी जरूरी कानूनों का पालन किया गया था। 3 मुख्य मुद्दा, मेन इश्यू। इस केस का मुख्य सवाल यह था, क्या वसीयत का सत्यापन एटेस्टेशन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63C के अनुसार हुआ था, खासकर टेस्टेटर के निर्देश पर बाय द डायरेक्शन ऑफ द टेस्टेटर के प्रावधान का पालन हुआ या नहीं। अब इस केस ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया। चलिए जानते हैं अलग अलग अदालतों के फैसले। आए ट्रायल कोर्ट 2011 उदास स्माइली। ट्रायल कोर्ट ने वसीयत को अमान्य इनवैलिड करार दिया। उन्होंने कहा कि वसीयत पर कई शक पैदा करने वाले तथ्य थे, जैसे कि लाइन स्पेसिंग का असमान होना और मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड में न होना। 2 पहला अपीलीय न्यायालय 2014 उदास स्माइली। पहले अपीलीय कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीमारी के आधार पर सांझी राम की मानसिक स्थिति पर शक नहीं किया जा सकता। वसीयत वैध मानी गई।
3. हाई कोर्ट 2018 उदास स्माइली। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर से ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वसीयत के गवाहों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वसीयत टेस्टेटर के निर्देश पर बनाई गई थी। 4. सुप्रीम कोर्ट 2025 उदास स्माइली। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 63C की व्याख्या करते हुए कहा कि वसीयत वैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर गवाहों ने टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है तो निर्देश की आवश्यकता तभी होती है जब कोई और व्यक्ति टेस्टेटर की ओर से वसीयत पर हस्ताक्षर करे। 5. सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती को ठीक किया। उन्होंने कहा कि वसीयत को वैध मानने के लिए गवाहों का टेस्टेटर को हस्ताक्षर करते हुए देखना पर्याप्त है। निर्देश का मुद्दा तब लागू होता है जब टेस्टेटर की जगह कोई और वसीयत पर हस्ताक्षर करता है। वसीयत के टेक्निकल मुद्दे जैसे लाइन स्पेसिंग वैधता को प्रभावित नहीं करते। 6. अन्य संदर्भित जजमेंट, अदर जजमेंट्स रेफरेंस्ड। इस जजमेंट में कई अन्य केसों का भी जिक्र किया गया, जैसे जंकी नारायण भोयर बनाम नारायण मंदेओ कड़म, मीना प्रधान बनाम कमला प्रधान, कन्वलजीत कौर बनाम जोगिंदर सिंह बादवाल। अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपीलीय कोर्ट के फैसले को बहाल करते हुए कहा कि वसीयत वैध है और गोपाल कृष्ण का वसीयत के तहत जमीन का मालिकाना हक सही है। इसके साथ ही सभी संपत्ति के लेन देन को भी वैध करार दिया। मुख्य सीख और महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, इस केस से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं। वसीयत का सत्यापन धारा 63C के अनुसार होना चाहिए। छोटे छोटे तकनीकी मुद्दों पर वसीयत की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। टेस्टेटरी मंशा, टेस्टामेंटरी इंटेंट का सम्मान होना चाहिए। हाई कोर्ट को जरूरी है कि वह कानून के महत्वपूर्ण सवालों को ठीक से समझे। तो दोस्तों, यह था इस केस का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस तरह के केस एनालिसिस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।